स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और हम सुनने जा रहे हैं डाका भाग दो। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आप सब ने हमारे चैनल के साथ जुड़ने का जो फैसला लिया है उसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। चलिए शुरू करते हैं डाका पार्ट 2। जगमोहन ने देवराज चाहन को देखा, फिर डिनर में व्यस्त हो गया। दोनों इस वक्त बंगले में ही डिनर ले रहे थे। जगमोहन डिनर बाहर से पैक करा के ले आया था। देवराज चाहन ने नहा धोकर कपड़े बदल लिए और खाने के दौरान ही उसने जगमोहन को नसीमा वाली सब बातें बताई। कुछ देर की सोचों के बाद जगमोहन कह उठा, मेरे ख्याल में नसीमा की बात मान लेना कोई बुरा नहीं है। इस सारे मामले में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर सोचना जरूरी है। खाना खाते हुए देवराज चाहन ने कहा, कैसी बातें? नसीमा खुद को युवराज पाटिल की खास बताती है और उससे इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर रही है? वो इसलिए कि वो तुम्हारा एहसान उतारना चाहती है। तुमने उसकी 2 बार जान बचाई। ऐसे में उसने अगर युवराज पाटिल को धोखा देने की सोच ली तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में नसीमा गलत कर रही है। हमें क्या? जगमोहन मुस्कुराया। लेकिन वो जो कर रही है वो हमारे लिए तो अच्छा ही है। युवराज पाटिल के पास कितनी दौलत हो सकती है, मैं ठीक तरह से इसका अनुमान भी नहीं लगा पा रहा हूं। लेकिन नसीमा का एकदम मुझ पर इतना मेहरबान होना, तुमने उसकी जान बचाई तो क्या वो तुम पर मेहरबान नहीं होगी? जगमोहन जल्दी से कह उठा। जगमोहन को देखते हुए देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभर आई। मेरे ख्याल में तुम इस वक्त सिर्फ उस दौलत के बारे में सोच रहे हो जो युवराज पाटिल के पास है और जिसे वो आने वाले दिनों में अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाने वाला है। ठीक ही तो सोच रहा हूं, जगमोहन कह उठा। नसीमा का कहना है कि चुप्पी के साथ उस अथाह दौलत को ले जाया जाएगा। कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। हम बिना किसी परेशानी के कोई ठीक योजना बनाकर आसानी से उस सारी दौलत पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन मैं नसीमा की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि उस बेहिसाब दौलत पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सिक्योरिटी होगी? पक्का होगी। युवराज पाटिल पागल नहीं है कि इतनी बड़ी दौलत को यूं ही सड़क पर ले आए। अगर मैं तुम्हारी बात को सच मानूं तो फिर नसीमा को झूठा कहना पड़ेगा कि नहीं, नसीमा झूठी नहीं है। वैसे तो वो अभी बताएगी कि युवराज पाटिल क्या क्या इंतजाम करता है। तब भी वो यही कहती है कि सिक्योरिटी नहीं है। तो तब दो में से एक बात होगी कि या तो वो मुझे गलत बता रही है या फिर वो खुद नहीं जानती कि युवराज पाटिल ने अपने दौलत को किस सिक्योरिटी के साथ खुली सड़क पर भेजा है। जगमोहन देवराज चौहान को देखते हुए हौले से सिर हिलाया। इस बारे में मैं पक्के तौर पर कोई राय नहीं दे सकता, जगमोहन बोला। लेकिन ये बात सोचने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि वास्तव में युवराज पाटिल इतनी बड़ी दौलत बिना सिक्योरिटी के सड़क पर नहीं लाएगा। देखते हैं अभी नसीमा क्या बताती है, देवराज चौहान ने कहा। तुम कल सुबह नसीमा के बारे में मालूम करना कि युवराज पाटिल के साथ उसका कैसा संबंध है। जब तक हम नसीमा के बारे में तसल्ली न कर लें तब तक उसकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना ठीक नहीं है। मैं मालूम करूंगा नसीमा के बारे में। जगमोहन ने सिर हिलाया। अगला दृश्य। युवराज पाटिल 55 बरस का सामान्य कदकाठी का आकर्षक व्यक्ति था। स्मगलिंग से अपराध की दुनिया में पांव रखा था कभी। पढ़ा लिखा भी था। अपराध के शुरुआती दिनों में इतना खूंखार खतरनाक नहीं था जितना कि अब बन चुका था। अपराध की हर राह को पार करते हुए आज मुंबई अंडरवर्ल्ड की बड़ी कुर्सी पर मौजूद था। उसके नाम की ही दहशत इतनी थी कि सामने वाला हथियार नीचे कर लेता था केवल नाम सुनकर। जिससे भी एक बार दुश्मनी हो जाए फिर उसे वो जिंदा नहीं छोड़ता था। उसका हर आदमी वफादार और कामों को पूरा करने वाला था। वो भी अपने आदमियों की जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। मुंबई में आज भी स्मगलिंग, मटका वसूली, अपहरण जैसे और भी कई बड़े धंधों पर अपना कब्जा जमाए हुए था।
उसके सामने टिकने की बहुतों ने कोशिश की, परंतु युवराज पाटिल ने किसी के पांव नहीं लगने दिए और आज टिकने की चेष्टा में है। और जो आज टिकने की चेष्टा में है वो सफल नहीं हो पा रहे। युवराज पाटिल का हर काम सलीके से सिलसिलेवार हो रहा था। कहीं गड़बड़ होती तो उसके आदमी संभाल लेते, बड़ी गड़बड़ होती तो मामले के मुताबिक अपने आदमी भेज देता। उसे पसंद नहीं था कि कोई उसके मामले में दखल देकर बैठ जाए, बचा रह जाए। वो जानता था कि एक बार कमजोर पड़ा तो पड़ता ही चला जाएगा, दूसरे उस पर हावी होते चले जाएंगे। पुलिस मजबूरी या वैसे ही नोटों के दम पर युवराज पाटिल के हक में ही काम करती थी। पुलिस वाले भी जानते थे कि युवराज पाटिल के खिलाफ जाना ठीक नहीं है, परंतु उन्हें भी खाना पूरी के लिए ये दिखाना होता था कि गैर कानूनी काम करने वालों का माल पकड़ा है। तो ऐसे माल का इंतजाम युवराज पाटिल ही कर देता था, जो पुलिस के हाथ लगे और खाना पूरी हो जाए। सब काम सिलसिलेवार चल रहे थे, परंतु कुछ समय से उसे लगने लगा था कि उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, उसे खत्म करने पर आमादा हो रहे हैं। पुलिस वालों की नजरें भी उसके लिए अब अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि उसके आदमियों से दूसरे गैंग वालों की झड़पें अक्सर होने लगी थी। लाशों को संभालना पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। पुलिस के खास लोगों ने उसे इशारा भी दे दिया था कि ऊपर वालों को जवाब देना कठिन हो रहा है लाशों के बारे में। लेकिन ये सब युवराज पाटिल के हाथों में भी नहीं था। दूसरे गैंग अगर उसके आदमियों पर जानलेवा हमला करें तो वे कैसे खामोश बैठ सकते थे। ऐसे में लाशें गिरना जरूरी था। पुलिस वाले भी महसूस कर चुके थे कि जब तक युवराज पाटिल है तब तक लाशों का मिलना या अंडरवर्ल्ड के झगड़े रुकने वाले नहीं हैं। युवराज पाटिल खत्म हो जाए तो 2-4 साल के लिए अंडरवर्ल्ड शांत हो जाएगा, परंतु युवराज पाटिल पर हाथ कौन डाले। युवराज पाटिल अपने गिर्द बढ़ती मुसीबतों को महसूस कर चुका था। वो जानता था कि अंडरवर्ल्ड के लोगों का अंत कभी 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 बहुत बुरा होता है। ऐसे में वो मन ही मन फैसला कर चुका था कि धीरे धीरे अपने धंधों से पीछे हटता चला जाएगा, और पीछे हटने को लेकर उसका ये पहला कदम था कि अपनी सारी दौलत चुपचाप इस ठिकाने से बाहर ले जा। नसीमा ठाकुर और वजीर शाह को इस मामले में इस वक्त राजदार बनाना जरूरी था। उनके बिना ये काम कर पाना संभव नहीं था। वैसे भी जिंदगी भर के खून खराबे से वो थक चुका था, लेकिन इस धंधे से वो इज्जत से पीछे हटना चाहता था। उसे मालूम था कि हाथ की ताकत कम होते ही पुलिस वालों ने उसकी गर्दन थाम लेनी है, या फिर अंडरवर्ल्ड के किसी दादे ने उसे शूट कर देना है। इसलिए वो तय कर चुका था कि किसी मुसीबत मुनासिब मौके पर खामोशी के साथ अपनी सारी दौलत को साथ लिए खिसक जाएगा कि कोई भी उसकी हवा न पा सके। अपने सुरक्षित ठिकाने पर युवराज पाटिल कुर्सी पर बैठा सोचों में डूबा। किसी को आगे पीछे झुला रहा था कि टेबल पर मौजूद कुर्सी को आगे पीछे झुला रहा था कि टेबल पर मौजूद इंटरकॉम का बजर बजा। हाँ, युवराज पाटिल ने रिसीवर उठाया। आ जाओ, कहकर रिसीवर रख दिया। दो ही पलों में एक तरफ का दरवाजा खुला और 50 वर्षीय ठाकुर ने भीतर प्रवेश किया। चेहरे से ही वो कठोर किस्म का इंसान लग रहा था। सिर के बाल छोटे छोटे थे, नाक सामान्य से कुछ छोटी, होंठ पतले भिचे से, हाथों की अक्सर मुट्ठियों के रूप में बंद रखता था। आओ ठाकुर। उसके भीतर आते ही युवराज पाटिल शांत स्वर में कह उठा। ये मैं क्या सुन रहा हूं? नसीमा ने हीरों के साथ साथ रुपया भी भिजवा दिया। वो खुद क्यों नहीं आई? क्या हुआ उसे? मैं खुद नहीं जानता पाटिल साहब। फोन पर नसीमा ने इतना ही कहा कि आकर वो बताएगी। ठाकुर पास आकर ठिठका। लेकिन जो भी हुआ कुछ अजीब ही हुआ। 70 करोड़ के हीरे देकर नसीमा 30 करोड़ नकद लेने गई थी पूना वाली पार्टी से। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ होगा। बैठ जाओ, आराम से बात करो। ठाकुर बैठ गया। जो आदमी हीरे और 30 करोड़ नकद लेकर आए हैं, पूछने पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप के केबिन में नसीमा किसी व्यक्ति के साथ मौजूद थी। कुछ उलझन में लग रही थी। ठाकुर बोला। तुम्हारे ख्याल से क्या हुआ होगा? युवराज पाटिल ने पूछा। कह नहीं सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूना फोन किया था,
पार्टी कहती है कि लेन देन ठीक हो गया, उसके आदमी आ रहे होंगे। ठाकुर की नजरें युवराज पाटिल के चेहरे पर टिक गई। पूना वाली पार्टी ने ऐसा कहा है तो हैरानी है। लेन देन कैसे ठीक हो सकता है? ठाकुर के होंठों से निकला। जो हीरे उन लोगों को देने थे वो हमारे पास पहुंच चुके हैं, और 30 करोड़ जो हमें मिलने थे वो भी तो हम तक पहुंच चुके हैं। पाटिल साहब, इस लेन देन में गड़बड़ हो चुकी है। सिर हिलाया युवराज पाटिल ने। जो भी हुआ हो, नसीमा के आने पर मालूम हो जाएगा। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि नसीमा ने कोई गड़बड़ नहीं की होगी, क्योंकि मैंने उसे ऐसा कोई इशारा नहीं दिया था। जो भी गड़बड़ हुई है पूना वाली पार्टी की तरफ से हुई है। तुम धीरू भाई से बात करो। वो इन हीरों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था। उससे सौदा कर लो। जो रकम तुम ठीक समझो वही ले लेना। ठीक है। मैं तभी टेबल पर पड़े फोन की घंटी बजी। ठाकुर ने तुरंत रिसीवर उठाया, फिर युवराज पाटिल की तरफ बढ़ाकर बोला, वजीर आपसे बात करना चाहता है। युवराज पाटिल ने रिसीवर लेकर बात की। कहो। पाटिल साहब, वो कोठारी नहीं मानता। बोलता है पूरे 20 करोड़ लेकर ही जगह खाली करेगा। मैंने बहुत कहा कि 5 करोड़ जो दिए जा रहे हैं बहुत है। पाटिल साहब को तो वो भी देना पसंद नहीं। मार दे साले को। युवराज पाटिल की आवाज में मौत के सर्द भाव आ गए। आदमियों से बोल चाकुओं से उसके शरीर का जर्रा जर्रा लटका दें और लाश को उसके घर वालों के सामने फेंक कर सौदा करें। इस बार 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ कहना। वो फौरन मान जाएंगे। इस जगह के कागजात कल ही अपने किसी आदमी के नाम करा लेना। करोड़ उन्हें दे देना। उस जगह पर जब फ्लैट बनाकर बेचे जाएंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा हमें। ये जगह हमें हर हाल में चाहिए। कहने के साथ ही रिसीवर रख दिया युवराज पाटिल ने। फिर ठाकुर को इशारा किया बैठने का, जो कि रिसीवर उठाने के लिए खड़ा हो गया था। ठाकुर बैठा। नसीमा आए तो उसे मेरे पास भेजना। युवराज पाटिल का स्वर अब सामान्य था। जी। तभी मालूम हो पाएगा कि क्या हुआ। ये ठाकुर के लिए जाने का इशारा था। युवराज पाटिल अपने कुछ मामलों पर सोच विचार करना चाहता था। ठाकुर फौरन उठा, तभी फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। पटवा है। ठाकुर माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला। बात करेंगे आप? ये कोकीन खरीदना चाहता है। 2 दिन पहले भी इसका फोन आया था। अपने फोन पर तुम खुद इससे बात कर लो, लेकिन दाम लगन नकद लेने हैं। मालूम पड़ा है देवाय से इसने 15 करोड़ का माल ले रखा है, परंतु पेमेंट अभी तक नहीं दी। मैं नहीं चाहता कि बाद में पटवा से रकम वसूलने के लिए हमें अपने आदमी भेजने पड़े। जी। ठाकुर ने कहा और माउथपीस से हाथ हटाकर बोला, तुम मेरे फोन पर 5 मिनट बाद बात करना। कहकर उसने रिसीवर रखा और वहां से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। युवराज पाटिल ने नसीमा पर अपनी नजरें टिका दी। ठाकुर और वजीर शाह भी वहां बैठे थे। तीनों अभी भी वहां पहुंचे थे। तभी नसीमा ने खामोशी तोड़ी। पाटिल साहब। आवाज शांत और गंभीर थी। ओमी को किसी तरह पेट्रोल पंप पर होने वाले लेन देन के बारे में मालूम हो गया था। वो अपने तीन साथियों पर वो अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा और मुझे बंदी बनाकर उसके बाद नसीमा ने ओमी के मरने तक की सारी बातों की जानकारी युवराज पाटिल को दी। अच्छा हुआ साला मर गया। मरना ही था उसे। युवराज पाटिल की आवाज में सख्ती आ गई। हमारे कई मामलों में टांगे फंसाने लगा था वो कौन था जिसने तुम्हारी सहायता की? डकैती मास्टर देवराज चौहान। क्या? ठाकुर के होंठों से निकला। देवराज चौहान? वजीर शाह ने तुरंत गर्दन घुमाकर नसीमा के गंभीर चेहरे पर निगाह मारी। युवराज पाटिल 2 पलों तक नसीमा को देखता रहा, फिर बोला, देवराज चौहान ही था वो? हाँ। मैंने उसकी तस्वीर अखबारों में कई बार देखी है। नसीमा ने कहा। हम्म। युवराज पाटिल ने सिर हिलाया। पूना वाली पार्टी के साथ क्या हुआ? पार्टी गद्दारी पर उतर आई थी। नसीमा की आवाज कठोर हो गई। वो 70 करोड़ के हीरे भी लेना चाहती थी और 30 करोड़ भी नहीं देना चाहती थी। मेरा अपहरण कर लिया था
उन लोगों ने वैन में मेरे साथ बलात्कार करके मुझे खत्म करने का इरादा था उनका। युवराज पाटिल के चेहरे पर सख्ती भरा खिंचाव आ गया। तो तुम बच कैसे गई? इस बार भी देवराज चौहान ने ही बचाया मुझे। इत्तेफाक से ही दोनों बार देवराज चौहान बीच में आ गया। खुलकर बताओ। नसीमा ने सब कुछ बताया जो हुआ था। बहुत गलत बात है। युवराज पाटिल गंभीर स्वर में तीनों को देखकर कह उठा। हम लोगों के धंधे में जुबान ही बहुत होती है। बेईमानी के कामों में ईमानदारी का इस्तेमाल होता है। धोखेबाजी तो ले डूबती है। पाटिल साहब, ठाकुर ने मौत भरे स्वर में कहा, पूना वाली पार्टी के चीफ को खत्म करना होगा। युवराज पाटिल ने वजीर शाह को देखा। वजीर, पूना की पार्टी में हमारे कितने आदमी हैं? 6 हैं पाटिल साहब। उन 6 में से चीफ तक कितनों की पहुंच है? 2 की। उनमें से एक तो उस चीफ के काफी करीब पहुंच चुका है। वजीर सिंह ने कहा। उसे कहो चीफ को खत्म करे और भाग निकले। यह काम 24 घंटों के बीच हो जाना चाहिए। जी, वजीर शाह ने कहा और कुर्सी छोड़कर बाहर निकल गया। 2 पलों की चुप्पी के बाद ठाकुर बोला, पूना वालों को गड़बड़ करने से पहले आपके बारे में सोचना चाहिए था कि बात को खत्म करो। युवराज पाटिल ने कहा, गड़बड़ का नतीजा अपनी जान देकर भुगतेगा। उन हीरों के बारे में धीरू भाई क्या बोला? बात हुई तुमसे? हाँ, कहता है चोरी के हीरे हैं, ठिकाने लगाने में दिक्कत आएगी, देर तक पैसा फंसेगा। 25 करोड़ देने की बात कर रहा था, लेकिन 33 करोड़ पर बात बनी। पेमेंट करने में 4 दिन का वक्त मांगा है। मैंने हाँ कर दी। ठीक है। और पटवा, वो क्या बोला? कोकीन ही चाहता था। बोला 10 दिन बाद पेमेंट कर देगा। मैंने नकद की बात की। बाद में वो मान गया। कल 5 करोड़ का माल लेगा। मैंने अपने आदमियों को खबर भेज दी है कि वे 5 करोड़ का माल पैक कर दें। इस लेन देन में तुम साथ रहना। पटवा पर भरोसा करना ठीक नहीं है। जी, ठाकुर ने सिर हिलाकर कहा। बैंकॉक वाली पार्टी का फोन आने वाला होगा। वक्त हो रहा है। जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं। ठाकुर बाहर निकल गया। युवराज पाटिल ने सोच भरे ढंग से नसीमा को देखा। तो देवराज चौहान ने आज 2 बार तुम्हारी जान बचाई? हाँ, देवराज चौहान में बहुत खूबियां हैं जो कि सब में नहीं होती। नसीमा मुस्कुरा उठी। तुम कहती हो तो उसमें अवश्य खास खास खूबियां होंगी। वैसे भी देवराज चौहान के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। युवराज पाटिल बोला। उसका शुक्रिया अदा कैसे किया? मैं कई तरहों से उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई बात उसे नहीं जची। कैश दे देना था उसे। नहीं लिया। तुम्हारे में भी उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई? नहीं। हैरानी की बात है। युवराज पाटिल के चेहरे पर मुस्कान उभरी। आप ठीक कह रहे हैं पाटिल साहब। उसकी कई बातों पर मुझे हैरानी हुई। नसीमा ने सिर हिलाकर कहा। मेरे पास 70 करोड़ के हीरे और 30 करोड़ नकद थे, वो जानता था, लेकिन उसने इतनी बड़ी रकम में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो आम लोगों जैसा नहीं है। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम उससे प्रभावित हुई हो। युवराज पाटिल ने नसीमा को देखा। हाँ, उसमें कुछ खास है। खास कुछ। वो जुदा है हम लोगों से, और इस बात का अंदाजा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। युवराज पाटिल शांत बैठा नसीमा को देखता रहा। मेरे ख्याल में तुम्हें उसका धन्यवाद अदा करके आना चाहिए था। युवराज पाटिल ने कहा। धन्यवाद अदा करने की शुरुआत मैंने कर दी है। नसीमा मुस्कुराकर कह उठी। वो कैसे? देवराज चौहान को डकैतियों में दिलचस्पी है। उसे डकैती का रास्ता बताकर उसका धन्यवाद कर रही हूं। गुड। लेकिन उससे डकैती कहां करवा रही हो? युवराज पाटिल मुस्कुराया। मैंने उसे बताया कि अगले कुछ दिनों में आप अपनी सारी दौलत किसी गुप्त जगह पर ले जा रहे हैं, और जब ऐसा होगा मैं उसे बता दूंगी।
देवराज चौहान आपकी दौलत लूटेगा पाटिल साहब। क्या? युवराज पाटिल हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़ा हुआ, फटी फटी आंखों से नसीमा को देखने लगा। गहरी खामोशी छा गई वहां। खामोशी में तीखापन आने लगा तो नसीमा मुस्कुराकर कह उठी, क्या बात है पाटिल साहब, आप गंभीर हो गए? युवराज पाटिल के होंठ भिजे हुए थे। कठोर निगाहें नसीमा पर थी। वो अभी भी खड़ा था। तुमने जो कहा है वो सच है नसीमा? युवराज पाटिल के शब्दों युवराज पाटिल ने शब्दों को चबाकर कहा, हाँ। देवराज चौहान से तुमने कहा कि मैं अपनी सारी दौलत कहीं ले जा रहा हूं और वो लूट ले? जी, ये मैंने देवराज चौहान से कहा। नसीमा के चेहरे पर पुनः मुस्कुराहट उभरी। जानती हो तुम क्या कह रही हो? युवराज पाटिल का स्वर चुभता हुआ सा था। आप जानते हैं पाटिल पाटिल साहब, मैं कभी मजाक नहीं करती। नसीमा गंभीर होते हुए कह उठी। और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। युवराज पाटिल के चेहरे के भावों में कोई फर्क नहीं आया। वो कुर्सी पर बैठ गया। सारी बात साफ साफ बताओ कि तुमने ऐसा क्या सोचकर कहा? पाटिल साहब, देवराज चौहान ने मेरी जान अवश्य बचाई, लेकिन साथ में उसने ओमी को भी खत्म किया, जो कि हम लोगों का काम था। पूना वाली पार्टी के आदमियों को खत्म किया, जो काम हमारा था। इसके अलावा हमें 1 अरब रुपए की चपत पड़ रही थी, परंतु देवराज चौहान के कारण हमारा 1 अरब रुपया बच गया। ये सब बातें मिलाकर सोचें कि देवराज चौहान कितने इनाम का हकदार बनता है तो आप क्या कहेंगे? युवराज पाटिल ने पल भर के लिए टेबल को देखा, फिर कह उठा, इन सब बातों के साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो देवराज चौहान जैसा मजबूत थंब है, जो ठीक वक्त पर हमारे काम आया तो वो पूरे 1 अरब के इनाम का ही हकदार बनता है। युवराज पाटिल गंभीर था। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। देवराज चौहान मोटे इनाम का हकदार है। 1 अरब नहीं तो कम से कम 50 करोड़ का हकदार तो है ही। नसीमा मुस्कुराकर कह उठी, लेकिन वो इस तरह कोई भी रकम लेने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि ये सब काम उसने यूं ही इत्तेफाक से किया है, लालच में नहीं। जबकि इन सब कामों के लिए मैं उसे कुछ देना चाहती थी। इसलिए मैंने उससे ये बात कही कि आप अपनी दौलत कहीं ले जाने वाले हैं। सब काम कैसे होगा मैं उसको बता दूंगी। आपने दौलत किस पर ले जानी है? मीडियम साइज वैन पर। युवराज पाटिल की निगाह उस पर थी। एक वैन पर? हाँ। तो ठीक है, उस दिन 2 वैन वहां से निकलेंगी। एक वैन में आपका पैसा होगा, दूसरी वैन में 50 करोड़ रुपए नकद होंगे। मैं देवराज चौहान से कहूंगी कि फलां वैन पर उसने हाथ डालना है, जिसमें 50 करोड़ रखे होंगे। इस तरह देवराज चौहान को हमारी तरफ से 50 करोड़ इनाम के तौर पर मिल जाएंगे। बाद में देवराज चौहान ने मुझसे पूछा कि वैन में सिर्फ 50 करोड़ ही थे, तो मैं कह सकती हूँ कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जो मुझे मालूम हुआ वो मैंने बता दिया। युवराज पाटिल ने अपने सख्त चेहरे पर हाथ फेरा। अगर मेरी किसी बात पर एतराज हो तो बता दीजिए। अभी तो सब कुछ मेरे हाथ में ही है। नसीमा बोली। बहुत बड़ा एतराज है। तुम बेशक जो भी करती रही तुम बेशक जो भी करती, लेकिन इस मामले में मेरी दौलत को कहीं ले जाने वाली बात दूसरे के कान में नहीं जानी चाहिए थी। शब्दों को चबाकर कह उठा पाटिल। बच्चों की तरह खतरनाक खेल खेल डाला है तुमने। देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर के कानों में मेरी अथाह दौलत के खुले में आने की बात डाल दी। ये बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? पाटिल साहब, इस मामले में देवराज चौहान मुझ पर निर्भर है। नसीमा शांत स्वर में कह उठी। मैं उसे कुछ देना चाहती थी तो अचानक ही ये रास्ता सोच लिया। मैं अभी भी उसे इनकार कर सकती हूँ। मामूली सी बात है। यहां से तो दिन में 10 बार वैनें बाहर जाती हैं। इस तरह जब भी आप चाहेंगे, आपकी दौलत वाली वैन भी बाहर चली जाएगी। देवराज चौहान को कुछ भी मालूम नहीं होगा। युवराज पाटिल नसीमा को देखता रहा। कल लंच के बाद देवराज चौहान मुझे फोन करेगा, सुरेंद्र पाल के नाम से।
मैं उसे इनकार, एक काम तो जल्दी में कर दिया, अब दूसरे काम में जल्दबाजी मत करो। नसीमा उसे देखने लगी। एक बात हमेशा याद रखो कि दांव पर वो चीज लगाते हैं कि अगर हाथ खाली भी हो जाए तो ज्यादा तकलीफ ना हो। तुमने तो मेरी पूरी दौलत ही दांव पर लगा दी, युवराज पाटिल सख्त स्वर में बोला। नसीमा ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने अपना ठिकाना बताया? नहीं। फोन नंबर? वो भी नहीं। युवराज पाटिल खड़ा हुआ और कमर पर हाथ बांधे कमरे में टहलने लगा। नसीमा कुर्सी पर बैठी रही। कुछ देर बाद युवराज पाटिल ठिठका और नसीमा को देखा। इस बारे में मैं कल बात करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। जी। नसीमा फौरन उठ खड़ी हुई। कोठारी को खत्म कर दिया है, युवराज पाटिल कह उठा। वो मान नहीं रहा था। कोठारी को मरा देखकर उसके घर वाले 1 करोड़ में ही वो जमीन हमारे नाम करने को तैयार हो गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो जमीन कल अशोकपुरी के नाम करवा लेना, 1 करोड़ रुपया उन्हें दे दिया गया है। ठीक है, बाकी बात ठाकुर से करो। तुम्हारे लिए उसने 2 काम रखे हुए हैं। नसीमा जाने को मुड़ी कि युवराज पाटिल कह उठा। देवराज चौहान की बात ठाकुर या वजीर शाह से मत करना। नसीमा के चेहरे पर सवालिया भाव उभरे तो युवराज पाटिल मुस्कुरा कर कह उठा। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें बिना वजह किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना उन बातों का फायदा कभी भी दूसरा उठा सकता है। ये बात ठाकुर और वजीर शाह को बताने की जरूरत भी क्या है? आप ठीक कहते हैं पाटिल साहब, कहने के साथ ही नसीमा बाहर निकल गई। अगला दृश्य। सुबह का गया जगमोहन शाम 4 बजे वापस लौटा। देवराज चौहान बंगले पर ही था। नसीमा के बारे में मालूम किया है? जगमोहन बोला। वो वास्तव में युवराज पाटिल जैसे दादे की खास है और खुद भी खतरनाक मानी जाती है। 10 सालों से युवराज पाटिल के लिए काम कर रही है। पहले छोटे काम करती थी, लेकिन कई बार तगड़े कामों को सफलता से अंजाम देकर युवराज पाटिल की नजरों में चढ़ गई। जब युवराज पाटिल को लगा कि नसीमा से बड़े काम भी लिए जा सकते हैं, तो अपने ढंग से उसे चेक किया कि उस पर बड़ा भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। इस तरह नसीमा युवराज पाटिल की खास बन गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इसका मतलब नसीमा की बात का भरोसा किया जा सकता है कि वह जानती है कब युवराज पाटिल की बेहिसाब दौलत सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वो गलत भी कहे तो हमारा क्या जाता है? जगमोहन कह उठा। सच कह रही हो तो युवराज पाटिल का माल हमारे कब्जे में, कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दौलत को छोड़कर मामले के आसपास के हालातों पर भी गौर कर लिया करो। उसके लिए तुम जो हो। जगमोहन मुस्कुराया। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर कह उठा। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर उठा और फोन के पास पहुंचकर नसीमा का दिया नंबर मिलाया। नसीमा ने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से, हेलो, मैं सुरेंद्र पाल। ओह, कैसे हो? सोच रही थी शायद फोन करना भूल गए। नसीमा का मुस्कुराता स्वर कानों में पड़ा। खास खबर? देवराज चौहान की आवाज शांत थी। अभी तो नहीं, 2-4 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। कल फोन करना। ठीक है, भूलना नहीं। मैं फोन का इंतजार करूंगी। नसीमा की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। तुम? देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। सोहनलाल को देखो, वो कहाँ है? इस काम में उसकी जरूरत पड़ सकती है। तालों को खोलने की जरूरत पड़ सकती है। मैं आज ही मिलता हूं सोहनलाल से। अगला दृश्य। नसीमा ने रिसीवर रखा। चेहरे पर सोचे नजर आ रही थी। टेबल पर कागज बिखरे हुए थे। 2 फाइलें खुली हुई थी। कुछ देर बाद उसने कागजों को समेटा और इंटरकॉम पर बात की। ठाकुर, मैं थक गई हूँ, घर जा रही हूँ। कोई खास काम हो तो मुझे फोन कर देना। नसीमा बोली। ऐसा कोई खास काम नहीं है, कुछ हुआ भी तो मैं देख लूंगा।
ठाकुर की आवाज आई। नसीमा ने इंटरकॉम बंद किया और उठ खड़ी हुई। आधे घंटे बाद नसीमा ने खूबसूरत सजे सजाए फ्लैट में प्रवेश किया। चेहरे पर थकान और सोच के भाव नजर आ रहे थे। ये उसका अपना फ्लैट था। इस दुनिया में उसका बूढ़ा बाप और छोटा भाई था, जिनका जिंदगी भर के खाने का इंतजाम करके अपने से दूर भेज दिया था कि किसी मौके पर कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो जानती थी कि उसका काम ऐसा है कि पचासों दुश्मनों में से कोई भी कभी भी उस पर हमला कर सकता है, उसके घर परिवार को भी खत्म कर सकता है। और तो और युवराज पाटिल भी नहीं जानता था कि उसके बाप भाई कहाँ हैं। ना तो उसने कभी नसीमा से इस बारे में पूछा था और ना ही नसीमा अपने बाप भाई के बारे में किसी को बताना चाहती थी। नसीमा अब अपनी जिंदगी जी रही थी। जीना है तो अपने लिए, मरना है तो अपने लिए। फ्लैट में प्रवेश करते ही उसने डोर लॉक किया और फोन की तरफ बढ़ गई। रिसीवर उठाकर उसने नंबर पुश किए, फिर कुछ ही पलों में बात हुई। नसीर। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही नसीमा कह उठी, तुम। वक्त मिल गया, आ गई याद मेरी। नसीर की शिकायत भरी आवाज कानों में पड़ी। हाँ, वक्त भी मिल गया, याद भी आ गई। नसीमा के होंठों पर मुस्कान उभरी। अभी फ्लैट पर आई हूं। बड़ी मेहरबानी की मुझे फोन करके। अब शिकायत बंद भी करो तो क्या करूं? आ जाओ। एक दो दिन कहीं नहीं जाना मुझे। लेकिन मेरे पास काम है। नसीमा के कानों में पड़ने वाली आवाज में गंभीरता आ गई। मैं नहीं आ सकता। जब भी फुर्सत मिलेगी पहुंच जाऊंगा। प्लीज नसीर, मैं। तुम युवराज पाटिल के लिए काम करती हो, लेकिन मैं अपने लिए काम करता हूं। मेरा काम मेरा है। अपने काम से छुट्टी लेना आसान नहीं होता, वो भी अचानक। तुम। नसीर। नसीमा ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जब आऊंगा कर लेना। ये देर करने वाली बात नहीं है। कुछ पलों के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। खास बात है? हाँ, तभी तो। फोन पर थोड़ा सा बताओ, मसला क्या है? ये फोन वाली बात नहीं है। मुझे अपना काम किसी और के हवाले करके आना पड़ेगा। आ जाओ। जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें इस तरह आने के लिए न कहती। आता हूं। उसके साथ ही नसीर ने रिसीवर रख दिया। नसीमा रिसीवर थामे सोच भरे अंदाज में खड़ी रही, फिर ठाकुर को फोन किया। तुम। नसीमा की आवाज सुनते ही ठाकुर का स्वर कानों में पड़ा। कोई खास काम है क्या? सुरेंद्र पाल नाम के व्यक्ति का फोन आएगा मेरे लिए। जब भी उसका फोन आए उसे मेरे फ्लैट का फोन नंबर दे देना। मैं फ्लैट पर ही हूं। नसीमा ने कहा। ठीक है। कोई खास है वो? ठाकुर की आवाज आई। मेरा खास है। तुम्हारा खास तो कोई नसीर है, यही सुना है। ठाकुर, तुम शायद इस वक्त फालतू बात कर रहे हो। नसीमा कह उठी। सॉरी, मैंने यूं ही पूछ लिया था। सुरेंद्र पाल का फोन आएगा तो तुम्हें उसे तुम्हारे फ्लैट का नंबर दे दूंगा। नसीमा ने रिसीवर रखा और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अगला दृश्य। नसीर। 30 बरस का स्वस्थ युवक, करीब 6 फुट लंबा, रंग सांवला, लेकिन युवतियों के लिए वो आकर्षक था। कुछ ऐसी कशिश थी उसमें। 3 साल पहले नसीमा से उसकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और नजदीकियां बढ़ गई। चंद महीनों में ही वो एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। एक दूसरे को वे जिंदगी का हमसफर मान चुके थे। सिर्फ शादी होनी ही बाकी थी। 1.5 घंटे बाद नसीर नसीमा के पास पहुंचा। तब तक नसीमा नहा धोकर कपड़े चेंज कर चुकी थी। आज तो जच रहे हो। नसीमा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैं हमेशा ही जचता हूं, तभी तो तुमने मुझे फंसा लिया। नसीर ने मुस्कुराकर कहा और बैठ गया। नजरें नसीमा के चेहरे पर जा टिकी। क्या खास बात है? किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? नसीमा ने दरवाजा भीतर से बंद किया और नसीर के सामने आ बैठी। मुसीबत वाली बात तो अभी नहीं है, लेकिन भारी उलझन में हूं। नसीमा के चेहरे पर पुनः सोच के भाव आ ठहरे।
कहो, पूरी बात बताऊं या मोटे तौर पर? अब मुझे कोई जल्दी नहीं है। नसीर कह उठा। जिस तरह तुम ठीक समझो उसी तरह बात बताओ। आज 2 बार मैं मरते मरते बची। अगर देवराज चौहान ना होता तो इस वक्त मैं जिंदा ना होती। देवराज चौहान? हाँ, डकैती मास्टर देवराज चौहान। नाम तो सुना होगा तुमने। नसीमा की निगाहें नसीर के चेहरे पर जा टिकी। ओह, नसीर ने जल्दी से पहलू बदला। वो खतरनाक इंसान देवराज चौहान तुम्हें मिला क्या? नसीमा ने सहमति से सिर हिला दिया। नसीर गंभीर और बेचैन सा दिखने लगा था। नसीमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन बुरे और गैर कानूनी कामों में कुछ नहीं रखा। यह रास्ता मौत की दलदल है। इस रास्ते पर इंसान का जितना वक्त बीतता चला जाएगा, मौत उतना ही करीब होती चली जाएगी। नसीर का गंभीर स्वर समझाने वाले भावों से भरा था। मुझे देखो, मैं पहले स्मगलिंग करता था, बहुत पैसा बनाया, लेकिन 2 बार जेल जाना पड़ा। पकड़ा जो गया था, एक बार 1.5 साल के लिए और एक बार 1 साल के लिए। मुझे अकल आ गई कि कुछ नहीं रखा इन बुरे कामों में। इस रास्ते का अंत या तो मौत है या फिर सारी जिंदगी जेल में। कमाया पैसा कुछ भी काम नहीं आने वाला। ऐसे में मैं स्मगलिंग के रास्ते से पीछे हटता चला गया। स्मगलिंग स्मगलिंग से जो पैसा बनाया था उससे शानदार बड़ी दुकान खरीद ली, और आज मैं बहुत अच्छे शोरूम का मालिक हूँ। इज्जतदार लोगों में मेरा नाम आता है। बहुत ही अच्छा पैसा कमाता हूँ। कोई मेरा दुश्मन नहीं है, किसी का मुझे डर नहीं है। रात को चैन और नींद आराम से नींद लेता हूँ। नसीमा नसीर को देखे जा रही थी। अभी भी वक्त है नसीमा, छोड़ दो इन कामों को। बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। निकाह करके हम बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तुम ठीक कहते हो। नसीर की आंखें सिकुड़ी। मतलब कि तुम ये सब काम छोड़ने को तैयार हो? नसीर के स्वर में अविश्वास के भाव थे। इन कामों को मैं छोड़ भी सकती हूँ। नसीमा के होंठ हिले। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। अभी बाकी है? हाँ। वापस आकर युवराज पाटिल से मैंने सारी बात की। उसे बताया कि कैसे मैंने देवराज चौहान का एहसान उतारने के लिए उसे बताया कि वो इस तरह वैन पर डाका मारकर मोटी दौलत हासिल कर सकता है। पहले तो वो नाराज हुआ कि मैंने ये बातें देवराज चौहान को क्यों बताई। बाद में कुछ ठंडा हुआ। बोला, इस बारे में सोचकर कल बात करूंगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि इस बारे में ठाकुर या वजीर सिंह से कोई बात न करूं। उसका कहना है कि जरूरत नहीं तो बात आगे नहीं करनी चाहिए, वरना इसका फायदा कोई भी उठा सकता है। यानी कि ठाकुर या वजीर सिंह उसकी दौलत पर हाथ डाल सकते हैं, या उसकी दौलत के बारे में किसी को बताकर गड़बड़ कर सकते हैं। जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी तरह ठाकुर और वजीर सिंह भी ईमानदारी से युवराज पाटिल के साथ हैं। गंभीर स्वर में कहते हुए नसीमा खामोश हुई। नसीर की नजरें उस पर थी। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कि युवराज पाटिल को ठाकुर और वजीर सिंह पर यकीन नहीं, तो उसे मुझ पर भी नहीं यकीन होगा। ऐसी कई बातें होंगी जो कई बार युवराज पाटिल ने मेरे से भी छिपाई होंगी। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं एक इंसान के साथ वफादारी कर रही हूँ जिसे मुझ पर पूरा भरोसा नहीं, अपने साथियों पर यकीन नहीं। तो फिर ऐसे इंसान के साथ काम करने का क्या फायदा? जिस दौलत को वो अपना अपना कहता फिर रहा है, उसे मैं, ठाकुर और वजीर सिंह ने खुद को खतरे में डालकर इकट्ठा किया है। युवराज पाटिल की बात पर मन कुछ खट्टा सा हो गया है। वो तो ठीक है, मैं समझा तुम्हारी बात को, नसीर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर युवराज पाटिल ठाकुर और वजीर सिंह को ये बात नहीं बताना चाहता, तो तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है नसीर, नसीमा ने अपने लंबे बालों को छूती हुई बोली। ठाकुर और वजीर सिंह को इस मामले से अनजान रखा गया तो वो दोनों दिलों जान से देवराज चौहान का मुकाबला करेंगे। जब वो वैन पर हाथ डालेगा, तब उनकी जान भी जा सकती है। आज ठाकुर वजीर सिंह हालातों से अनजान हैं, तो कल को किसी मामले में मुझे भी हालातों से अनजान रखकर युवराज पाटिल मुझे खतरे में डाल सकता है। यानी कि उसके लिए हमारी जान की कोई खास कीमत नहीं है। ये एहसास हुआ है आज मुझे, और ये एहसास बिल्कुल सच्चा है नसीर।
नसीर दांतों से होंठ काटते हुए नसीमा को देखता रहा। कुछ देर खामोशी रही। नसीमा के चेहरे पर कठोरता सी नजर आने लगी थी। तुम्हारी सोचों का ताना बाना गलत भी हो सकता है, नसीर ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? तुमने बताया कि युवराज पाटिल ने कहा कि इस बारे में वो तुमसे कल बात करेगा। हाँ। यानी कि वो इस मुद्दे पर सोचना चाहता है, सोचने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसे में उसने कहा कि अभी ठाकुर या वजीर सिंह सिंह से बात न की जाए, तो इसमें बुरा क्या है? देवराज चौहान को लेकर जब वो इस मामले में अपनी सोचें किनारे पर पहुंचा लेगा, उन दोनों से इस बारे में बात करेगा। मेरी बात तुम समझे नहीं नसीर। नसीमा का लहजा उखड़ गया। क्या नहीं समझा? ये कि युवराज पाटिल इस बारे में ठाकुर और वजीर सिंह से बात नहीं करेगा। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? जिस ढंग से युवराज पाटिल ने उन दोनों से बात करने से मना किया, उससे मुझे स्पष्ट हो चुका है कि वो उनमें इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। युवराज पाटिल को मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुमसे भूल भी हो सकती। मेरा विश्वास है मुझसे इस मामले में कोई भूल नहीं हो रही। नसीमा एक एक शब्द चबा कर कह उठी। युवराज पाटिल अपने काम में हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा उसकी निगाहों में हमारी कोई कीमत नहीं। और मैं ऐसे इंसान के लिए काम नहीं कर सकती जो मतलबी हो, जिसे हमारी जान की परवाह ना हो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी में अपने मन में अभी मैल ना भरो। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि पहले युवराज पाटिल की फाइनल बात सुन लो। तुम गलत भी हो सकती हो। नसीमा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं गलती नहीं कर रही। ये बात भी जल्दी ही सामने आ जाएगी। नसीर नसीमा के मुस्कान भरे चेहरे को देखता रहा। अगर, नसीर कह उठा, युवराज पाटिल ठाकुर और वजीर सिंह को इस बारे में वास्तव में कुछ नहीं बताता, तो तुम क्या करोगी? उसके चेहरे की मुस्कान कुछ इशारा ठीक नहीं कर रही। नसीर कह उठा, अगर युवराज पाटिल ठाकुर और वजीर सिंह को इस बारे में वास्तव में कुछ नहीं बताता, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कुछ इशारा ठीक नहीं कर रही। मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ। आगे की बात तभी करूंगी तुमसे जब पाटिल की सोचें मेरे सामने स्पष्ट हो जाएंगी, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो जाएगा कि युवराज पाटिल की निगाहों में उसके आदमी महज काम करने वाली मशीनें हैं। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है उसकी निगाहों में। मेरे ख्याल में तब तुम ये बात ठाकुर और वजीर सिंह को बताओगी कि पागल नहीं हूं मैं, नसीमा ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। तो क्या करोगी? सब कुछ स्पष्ट हो लेने दो, फिर बताऊंगी। वही मुस्कान फिर आ गई नसीमा के चेहरे पर। नसीर देखता रहा नसीमा को। कहा कुछ नहीं। उसने कल इस मामले पर बात करने को कहा है। कल मैं नहीं जाऊंगी, नसीमा बोली। युवराज पाटिल को जरूरत महसूस हुई तो कल वो फोन करके मुझे बुला सकता है, नहीं तो उससे परसों ही मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं तुम युवराज पाटिल का काम छोड़ दो, गैर कानूनी काम छोड़ दो। मेरे साथ निकाह करके शराफत से भरी जिंदगी बिताओ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, नसीर ने गंभीर स्वर में कहा। एक दो दिन में इस बात का जवाब दूंगी, नसीमा गंभीर थी। अगला दृश्य। बाकी का दिन और वो रात बीती नसीमा की नसीर के साथ। अगले दिन नसीमा ने नाश्ता बनाया और दोनों ने खाया। मैं चलूंगा, नसीर ने उसे देखा। काम है, नसीमा ने कहा। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। नसीर ने नसीमा की आंखों में झांका। क्या? यही कि युवराज पाटिल के मामले में देवराज चौहान को लेकर तुम कुछ गलत न कर दो। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करना चाहती हूं या क्या नहीं, नसीमा ने शांत स्वर में कहा। दो तीन सोचें हैं मन में, किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तुम्हारा कहना सही है कि पहले युवराज पाटिल के बारे में जान लूं कि स्पष्ट तौर पर
उसके मन में क्या है? शायद मैं गलत हूं। नसीर उसे देखता हुआ सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। काफी देर चुप्पी रही उनके बीच। फिर नसीर बोला, कोई गलत कदम मत उठा लेना, उससे पहले मुझसे बात जरूर कर लेना। तुमसे सलाह नहीं लूंगी तो किससे लूंगी? नसीमा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन? मेरी मानो तो युवराज पाटिल को छोड़ दो, आराम से जिंदगी बिताते हैं। इस तरह युवराज पाटिल से अलग भी नहीं हो सकती। ये बात तुम भी समझते हो कि उसके अधिकतर खास मामलों के बारे में मुझे जानकारी है। मेरे ख्याल से वो मुझे जाने नहीं देगा। जबरदस्ती की तो शायद मेरी जान भी ले ले। कहते हुए नसीमा मुस्कुरा पड़ी। ये जुदा बात है कि अगर मैंने उससे अलग होने के बारे में सोच लिया तो अलग होकर ही रहूंगी। तब जो भी होगा उसका सामना करना पड़ेगा। खैर, ये बात की बात है। अभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। नसीर के होठों पर भी शांत मुस्कान उभरी। आगे बढ़कर उसने नसीमा को बाहों में लिया। आज दिन भर फुर्सत में हूं। रुक जाते तो रुक नहीं सकता। शायद रात को आऊं। विदा लेकर नसीर चला गया। शाम को 5 बजे फोन बजा। हेलो। नसीमा? हाँ। नसीमा की आंखें सिकुड़ी। यह आवाज उसके लिए नई थी। सुरेंद्र पाल ने कहा है फोन करने को कि उसका असली नाम? नसीमा ने टोका। देवराज चौहान। तुम्हारा? जगमोहन। समझी। सुना है तुम्हारा नाम। नसीमा की आवाज शांत थी। मेरा फोन नंबर कैसे मिला? जो नंबर तुमने दिया था तो सुरेंद्र पाल का नाम सुनकर यह नंबर दिया गया। हम्म। नसीमा ने सोच भरे स्वर में कहा। अभी 1-2 दिन लगेंगे सब कुछ स्पष्ट होने में। वो तो ठीक है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। लेकिन ये बात तो सच है कि युवराज पाटिल अपनी सारी दौलत कहीं और ले जा रहा है? या तुमने मजाक किया था देवराज चौहान से? मैं इस तरह के मजाक नहीं करती। मतलब कि सच है? हाँ। और उस वक्त खास कोई सुरक्षा नहीं होगी? देवराज चौहान को मैं बता चुकी हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जगमोहन के स्वर में व्याकुलता भर आई। नसीमा मुस्कुरा पड़ी। बहुत बेचैन हो रहे हो? इतनी बड़ी दौलत का मामला है, बेचैन तो होऊंगा ही। मैंने जो पूछा है वो बताओ। चिंता मत करो। हो सकता है ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होगी जिससे तुम लोगों को परेशानी हो। फिर ठीक है। अब कब फोन करूं? हर रोज लंच के बाद करते रहना। इस नंबर पर या पहले वाले नंबर पर? दोनों नंबर ट्राई कर लेना। मुझसे बात हो जाएगी। अपना नंबर दे दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। देवराज चौहान से नंबर मांगा था? हाँ, लेकिन उसने दिया नहीं। फिर मैं अपना फोन नंबर नहीं बता सकता। मेरी मजबूरी समझो। मैं समझती हूँ। तुम कल फोन कर लेना। नसीमा ने रिसीवर रख दिया। सोच ही सोच नजर आ रही थी उसके चेहरे पर। अगला दृश्य। रात के 10 बज रहे थे। सोहनलाल ऑटो पर अपने एक कमरे वाले घर के बाहर उतरा। ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया तो वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही ठिठक गया। वो ताला लगाकर गया था, परंतु अब वहां ताला नहीं था। स्पष्ट था कि कोई भीतर है। होंठ सिकोड़े सोहनलाल ने दरवाजे के पल्ले को धकेला तो वो खुलते चले गए। भीतर अंधेरा था। उसने निश्चित भाव से आगे बढ़कर लाइट ऑन की। कुर्सी पर जगमोहन कुर्सी पर जगमोहन को बैठे पाया। तुम? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। हाँ, कल भी देर रात तक यहां था तुम्हारे इंतजार में। जगमोहन ने कहा। लाइट ऑन कर ली होती। उसमें खतरा था। जगमोहन ने व्यंग से कहा। कैसा खतरा? कोई तुमसे उधार का पैसा लेने आता और मुझे ठोक कर चला जाता। जगमोहन ने उसी लहजे में कहा। सोहनलाल ने जगमोहन को घूरा। तुमसे ज्यादा इज्जत है मेरी। सोहनलाल का स्वर तीखा हो गया। होगी,
मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। जगमोहन ने अपनी आवाज में लापरवाही भर ली। सोहनलाल ने मुंह बनाया और कमीज उतार उतार कर एक तरफ रख दी। कमर पर दो चौड़ी बेल्टें बंधी थी जिनमें तरह तरह के औजार फंसे पड़े थे। बेल्टें उतार कर एक तरफ मौजूद बेड पर रख दी। कहां से आ रहे हो? उन बेल्टों पर नजर मारते हुए जगमोहन ने पूछा। काम था, शहर से बाहर, कहते हुए सोहनलाल बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कोई मुसीबत तो मोल नहीं ले आए? जगमोहन ने होंठ सिकोड़े। सोहनलाल ने ठिठक कर उसे घूरा। मेरी मुसीबतों से तुम्हें क्या लेना देना? मेरे कामों में दखल देने की कोशिश मत करो। देवराज चौहान को तुमसे काम है इसलिए पूछ रहा था। जगमोहन मुस्कुराया। सब ठीक है, कोई मुसीबत मोल नहीं ली मैंने। कहने के पश्चात सोहनलाल बाथरूम में चला गया। 5 मिनट पश्चात सोहनलाल बाथरूम से निकला। हाथ मुंह धोकर आया था वो। एक तरफ रखे दूसरे कपड़े उसने पहने और गोली वाली सिगरेट सुलगाकर कस लिया। क्या मामला है? कुर्सी पर बैठता सोहनलाल बोला। अभी तो कोई खास मामला नहीं, 2-4 दिन लग सकते हैं। जगमोहन ने कहा। क्या बात है? युवराज पाटिल, नाम तो सुना ही होगा। सब कुछ सुन रखा है उसके बारे में, आगे कहो। सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। वो अपनी सारी कमाई, सारी दौलत इस वक्त जहां है वहां से कहीं और ले जाने वाला है। ये काम वो बिना किसी शोर शराबे से कर रहा है। दौलत की सुरक्षा का इंतजाम इसलिए नहीं कर रहा कि किसी को भी उसकी हरकत के बारे में पता न लगे, जिससे कि कोई उस दौलत को लूटने की सोच न ले। यानी आसानी से उसकी अथाह दौलत पर हाथ डाला जा सकता है। ये तो मुसीबत वाला काम हो गया। सोहनलाल के होंठों से निकला। क्यों? क्योंकि दौलत देव युवराज पाटिल जैसे खतरनाक इंसान की है। मत भूलो वो आज के वक्त में अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है। उसे छेड़ना ठीक होगा? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। उसे छेड़ने की बात छोड़। जगमोहन मुस्कुराया। इतनी बड़ी दौलत को छोड़ा जा सकता है क्या? सोहनलाल ने कश लेकर पहलू बदला। जो काम युवराज पाटिल गुप्त रूप से कर रहा है, जिसे करने में तुम्हारे मुताबिक अभी 2-4 दिन बाकी हैं, हैरानी है कि ऐसी गुप्त बात बाहर निकलकर तुम तक कैसे पहुंच गई। सोहनलाल ने जगमोहन को हैरानी से देखा। जगमोहन ने उसे सारी बात बताई, नसीमा वाली बात। जगमोहन के खामोश होने पर सोहनलाल ने कहा। यह मामला मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा। क्यों? युवराज पाटिल जैसा इंसान बिना किसी सुरक्षा के अपनी दौलत को सड़क पर ले आए। नसीमा का कहना है कि नसीमा कुछ भी कहे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी सोचने वाली बात है। सोहनलाल गंभीर था। जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका, फिर खड़े होते हुए कह उठा। कल आना, इस बारे में देवराज चौहान से बात कर लेंगे। सोहनलाल ने कश लिया, उसे देखता रहा। अब तो कोई काम हाथ में नहीं है? नहीं, अब काम हाथ में लेना भी नहीं। इस मामले में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। क्या मालूम युवराज पाटिल अपनी दौलत को कैसे बाहर निकालता है। कोई ताला वगैरह खोलने के लिए तुम्हारी जरूरत अवश्य पड़ेगी। मैं कल आऊंगा। सोहनलाल होंठ सिकोड़ कर बोला। जगमोहन बाहर निकल गया। अगला दृश्य। सोहनलाल सुबह 11 बजे बंगले पर पहुंचा। देवराज चौहान और जगमोहन वहां मौजूद थे। जगमोहन ने बताया तुम बाहर गए थे। देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ। सोहनलाल बैठते हुए कह उठा। 2-4 ताले खोलने थे। फिर तो करारे नोट लेकर आए होगे। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। हाँ। सोहनलाल भी मुस्कुराया। लेकिन तेरे को देने के लिए नहीं है। नोटों का नाम सुनते ही दांत फाड़ने लगता है। कभी तो गंभीर हुआ कर। मेरा काम नोट गिनना है, गड्डियां गिनना। जगमोहन बराबर मुस्कुराता रहा। या फिर जब तू मुसीबत में फंसता है, खासतौर पर पुलिस के हाथ में चढ़ता है, तो तब तुझे बचाता हूं। या फिर क्या लगा रखी है? फिर लगा फालतू की बात करने। सोहनलाल ने मुंह बनाया।
शुरुआत तूने ही की थी, जगमोहन हौले से हंसा। सोहनलाल ने बिना कुछ कहे सिगरेट सुलगाई, फिर देवराज चौहान को देखा। कल जगमोहन ने युवराज पाटिल के बारे में बताया था। देवराज चौहान की निगाह सोहनलाल पर जा टिकी। वो आज की तारीख में अंडरवर्ल्ड की ताकत है, उसके रास्ते में आना ठीक रहेगा? उसकी खास औहदेदार ही हमें रास्ता दिखा रही है तो फिर कोई हर्ज? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वैसे भी युवराज पाटिल की दौलत किसी खजाने से कम नहीं है। ठीक है, माना। सोहनलाल कश लेकर कह उठा। लेकिन जगमोहन ने बताया कि युवराज पाटिल अपनी दौलत गुप्त रूप से कहीं ले जा रहा है। तब दौलत की सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं होगा। हाँ, जगमोहन ने यह इसलिए कहा कि नसीमा ने ऐसा कहा है। देवराज चौहान की नजरें सोहनलाल पर थी। लेकिन मैं ये बात कभी भी नहीं मान सकता कि युवराज पाटिल जैसा इंसान अपनी अंधी दौलत को बिना किसी सुरक्षा के खुले में ले आए। वो पागल नहीं है, समझदार इंसान है। सोहनलाल एक एक शब्द पर जोर देकर कह रहा था। नसीमा की ऐसी बात पर विश्वास करना बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें किसने कहा है कि हमने विश्वास कर लिया है? देवराज चौहान मुस्कुरा उठा। सोहनलाल की आंखों में सवाल उभरा। जगमोहन की बातों से मुझे ऐसा लगा कि जगमोहन ने तुम्हें वो कहा है जो नसीमा कह रही है। हम अभी नसीमा की सुन रहे हैं। जब वो अपनी पूरी बात कह लेगी, उसके बाद उसकी बातों को सामने रखकर सारे मामले और हालातों पर गौर किया जाएगा। अभी मैंने इस मामले पर सोचने की जरूरत इसलिए नहीं समझी कि पहले नसीमा की सुन ले। सोहनलाल मुस्कुराया, कस लिया, फिर सिर हिलाया। समझ गया। वैसे यह भी हो सकता है कि नसीमा कोई खेल खेल रही हो। ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके तहत नसीमा मेरे साथ कोई खेल खेले। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अभी देखते हैं इस मामले को, नसीमा आगे क्या करती है। अगला दृश्य। युवराज पाटिल ने कश लेकर सामने बैठे ठाकुर और वजीर शाह को देखा। दिन के 11 बज रहे थे। वही कमरा था। गहरी खामोशी थी वहां। ठाकुर और वजीर शाह की गंभीर निगाहें युवराज पाटिल के शांत चेहरे पर थी। नसीमा ने देवराज चौहान से आपकी दौलत के बारे नसीमा ने देवराज चौहान से आपकी दौलत की बात करके समझदारी का काम नहीं किया। ठाकुर कह उठा। युवराज पाटिल ने वजीर शाह को देखा। आपकी दौलत का जिक्र किए बिना भी देवराज चौहान को ऐसा कहकर नसीमा उसके एहसान को उतार सकती थी। वजीर शाह कह उठा। नसीमा ने वास्तव में गलती की। देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर के सामने मेरी दौलत का जिक्र करना सिरे से ही गलत बात है। युवराज पाटिल ने सिर हिलाकर कहा। वो क्या मेरी अथाह दौलत को छोड़ेगा? मुझे नसीमा से ऐसी हरकत की आशा नहीं थी। एक बार उसने इतनी सारी गलती की है, वो दोबारा भी कोई गलती कर सकती है, जिससे कि हम लोगों के बादशाहत को कभी भारी नुकसान पहुंच सकता है। हम लोगों के धंधे में जरा सा भी गलत कदम सब कुछ खत्म करवा देता है, मौत के मुंह में पहुंचा देता है। दूसरे लोग ऐसी गलतियों का फायदा उठा ले जाते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठाकुर ने कहा। मैं भी। लेकिन ठाकुर बोला, अभी समस्या पैदा नहीं हुई है। ठाकुर बोला, मेरे ख्याल में अभी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। वो कैसे? वजीर शाह ने उसे देखा। नसीमा से कहा जा सकता है कि वो देवराज चौहान की तरफ से अपना हाथ खींच ले। अभी देवराज चौहान के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो दौलत पर हाथ मार सके। मामला यहीं खत्म हो सकता है। नसीमा उसे कह सकती है कि दौलत को गुप्त जगह पर ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हाँ, वजीर सिंह ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था। दोनों की निगाहें पुनः युवराज पाटिल पर जा टिकी। युवराज पाटिल ने कश लिया, फिर कुछ देर की चुप्पी के पश्चात कह उठा। हम लोगों के धंधे में किसी की पहली गलती को उसकी आखिरी गलती माना जाता है, और नसीमा भारी गलती कर चुकी है। युवराज पाटिल की नजरें दोनों के चेहरे पर थी। इस बारे में तुम दोनों क्या कहते हो? ठाकुर और वजीर शाह की निगाहें मिली। पाटिल साहब, नसीमा का ओहदा भविष्य के लिए छोटा किया जा सकता है,
वजीर शाह ने कहा। मतलब कि आस्तीन में सांप पालने को कह रहे हो? युवराज पाटिल बोला। वो कैसे? अपना ओहदा छोटा हो जाने पर नसीमा अपमान बर्दाश्त कर पाएगी? दूसरों के सामने वो अपने को कैसा महसूस करेगी? जिन्हें वो आज हुक्म देती है उनके बीच बैठकर तुम दोनों का हुक्म सुनना उसे कैसे सहन हो पाएगा? युवराज पाटिल की आवाज बेहद शांत थी। बोलो, मैंने क्या गलत कहा है? आपका कहना ठीक है। वजीर शाह ने सिर हिलाया। उस स्थिति में वो हम लोगों के खिलाफ कोई भी कदम उठाकर हमें बर्बाद करने की कोशिश कर सकती है। और मेरी कोशिश यही रही है कि आस्तीन में सांप कभी भी न पाला जाए। मैं सहमत हूं इस बात से। वजीर शाह सोच भरे ढंग से गंभीर स्वर में कह उठा। सब बातों पर गौर किया जाए तो यही रास्ता है कि नसीमा को अपने कामों से अलग कर दिया जाए। तुम दिमाग से काम नहीं ले रहे वजीर। युवराज पाटिल ने सिगरेट एस्ट्रे में डालते हुए कहा। नसीमा को अपने से अलग करने का तो ये मतलब हुआ कि घर के भेदी को भेद खोलने के लिए खुला छोड़ देना। नसीमा के पास हम लोगों की कई बातें हैं। वो हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी जड़ें खोखली कर सकती है। नसीमा से पुलिस भी फायदा उठा सकती है। नसीमा के मुंह खोलने से हमारी नसीमा के मुंह खोलने से कानून हमें हमारी गर्दन पकड़ लेगा। खामोशी छा गई वहां पर। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों गंभीर थे जबकि युवराज पाटिल शांत। खामोशी लंबी होने लगी। तुम कुछ बोलो ठाकुर। वजीर शाह ने कहा। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। ठाकुर ने कहा। साफ कहो। नसीमा हम लोगों की साथी है। उसने अपनी जान पर खेल कर पाटिल साहब के काम पूरे किए हैं। जब देवराज चौहान ने 2 बार उसकी जान बचाई तो भावनाओं में बहकर उसने देवराज चौहान से ऐसी बात कह दी। ठाकुर ने वजीर शाह फिर युवराज पाटिल को देखकर कहा। मैं इसे पर्सनल गलती कहूंगा। इस गलती का हमारे धंधे से कोई वास्ता नहीं है। नसीमा समझदार है। उसे वार्निंग देनी चाहिए कि फिर कभी वो ऐसी गलती न करे। यहीं पर ये सारी बात समाप्त हो जाएगी। भविष्य में सब ठीक रहेगा। ये नसीमा द्वारा की गई पर्सनल गलती नहीं है। युवराज पाटिल की नजरें ठाकुर के चेहरे पर जा टिकी। उसने मेरी अथाह दौलत की जानकारी बाहरी व्यक्ति को दे दी है। इस दौलत को कमाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। ठाकुर, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है उसके बारे में मैं बाहरी व्यक्ति को खबर दे दूं कि दौलत को बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर कहीं ले जाया जा रहा है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठाकुर कुछ न कह सका। तुम लोगों को ये बात इसलिए छोटी लग रही है क्योंकि ये गलती तुम लोगों को लेकर नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ होता तो तुम लोग वास्तव में परेशान हुए होते। युवराज पाटिल की आवाज में ठहराव था। वजीर शाह कह उठा। मेरे ख्याल में दौलत को ले जाने की कोई भी जानकारी नसीमा को ना लगने दी जाए। ये तो और भी गलत होगा। युवराज पाटिल कह उठा। ऐसा करने में नसीमा मन ही मन हमारे खिलाफ हो जाएगी। वो यही सोचेगी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा। तभी दौलत के जाने की बात उससे छुपाई गई, जबकि पहले हर बात उसकी जानकारी में थी। ऐसे में नसीमा मन ही मन हमारे लिए दुश्मनी रखने लगेगी। ठाकुर ने गंभीर निगाहों से वजीर शाह को देखा। फिर युवराज पाटिल से कह उठा। आप क्या चाहते हैं पाटिल साहब? परसों यहां से 3 वैन चलेंगी। पीछे वाली वैन में मेरी पूरी दौलत तो नहीं, लेकिन एक तिजोरी हीरे जवाहरातों से भरी होगी। उस वैन को तुम दोनों में से कोई एक चला रहा होगा। तीसरी वैन को नसीमा ड्राइव कर रही होगी। युवराज पाटिल ने सोच रखा था कि क्या करना है। तुम लोगों ने नसीमा को यही दिखावा करना है कि देवराज चौहान के मामले से तुम लोग अनजान हो। नसीमा से मैं बात कर लूंगा। नसीमा देवराज चौहान को बताएगी कि बीच वाली वैन में मेरी दौलत ठुसी हुई है, और मैं नसीमा को यही बताऊंगा कि आगे वाली वैन में मेरी दौलत है, और हकीकत में हीरे जवाहरातों से भरी तिजोरी तीसरी वाली वैन में होगी।
समझ रहे हो ना मेरी बात? दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। यानी कि उस वक्त नसीमा यही जानती होगी कि मेरी दौलत आगे वाली वैन में है और बीच वाली वैन में देवराज चौहान को इनाम के तौर पर दिए जाने वाले 50 करोड़ रखे हैं। वो देवराज चौहान को बीच वाली वैन के बारे में कहेगी कि उसमें मेरी दौलत है। देवराज चौहान बीच वाली वैन पर हाथ डालेगा और नसीमा के ख्याल के मुताबिक इस तरह देवराज चौहान तक 50 करोड़ पहुंच जाएंगे, जबकि हकीकत में उस वैन में यूं ही कोई सामान रखा होगा जिससे कि महसूस हो कि वैन में कुछ है। युवराज पाटिल दोनों के चेहरों को देख रहा था। दोनों की निगाहें उसके चेहरे पर थी। आप आगे भी कुछ कहना चाहते हैं? ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ। युवराज पाटिल के होंठ हिले। जब देवराज चौहान बीच वाली वैन पर हाथ डाले तो उसे वैन ले जाने दी जाए और देवराज चौहान के जाते ही नसीमा को वहीं शूट कर देना है। इस तरह कि अगर कोई देख रहा हो तो उसे यही लगे कि वैन ले जाने वालों ने नसीमा को शूट किया है। माहौल में गंभीरता का गहरापन और भी गहरा गया। ठाकुर और वजीर शाह की नजरें मिली। युवराज पाटिल पैनी निगाहों से दोनों को देख रहा था। पाटिल साहब, ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे ख्याल में नसीमा के लिए ये सजा ज्यादा है। हमारे धंधे में गलती की सजा एक ही होती है, सिर्फ मौत। युवराज पाटिल के स्वर में सर्द भाव आ गए। ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात मानने पर ऐतराज हो तो कह दो, युवराज पाटिल ने कहा। आपकी किसी बात पर हमें ऐतराज नहीं है, वजीर शाह कह उठा। तुम? युवराज पाटिल ने ठाकुर को देखा। हमने आपका हुक्म कभी टाला है क्या? ठाकुर के होंठों पर मुस्कान उभर आई। युवराज पाटिल ने नसीमा से फोन पर बात की। आप? उसकी आवाज सुनते ही नसीमा का स्वर आया। आराम कर रही हो? युवराज पाटिल का लहजा सामान्य था। जी, कुछ थकान सी महसूस हो रही थी। कोई काम हो तो मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं, काम कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि परसों मैं अपनी दौलत को गुप्त जगह पर पहुंचा रहा हूँ। सारी योजना बना ली है। देवराज चौहान से अगर फोन पर बात हो तो तुमने उसे परसों का दिन बता देना है। बाकी बात कल होगी जब तुम आ जाओगी, युवराज पाटिल ने कहा। जी ठीक है, मैं देवराज चौहान से ऐसा ही कहूंगी। नसीमा का स्वर कानों में पड़ा। युवराज पाटिल ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। वहां से बाहर आकर ठाकुर और वजीर शाह में बात हुई। तुम्हारा क्या ख्याल है? ठाकुर गंभीर था। नसीमा के लिए मौत की सजा ठीक है? शायद ठीक नहीं है। वजीर शाह भी गंभीर था। कभी हमसे भी अनजाने में गलती हो सकती है। ठाकुर ने वजीर शाह को देखा। वजीर शाह ने सहमति में सिर हिला दिया। तुम नसीमा को गोली मार सकोगे? ठाकुर ने पूछा। बहुत हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। वो हमारी साथी है। वजीर शाह दांतों से नीचे वाला होंठ काटने लगा। मेरा भी यही हाल है। ठाकुर अपने दोनों हाथों को मलने लगा। पाटिल साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे? वजीर शाह ने उसे देखा। वो फैसला नहीं बदलेगा। नसीमा को मारकर ही दम लेगा, जबकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उसे मार दिया जाए। मेरे ख्याल में अब हम नसीमा के लिए कुछ नहीं कर सकते, वजीर शाह ने गंभीर स्वर में कहा। ठाकुर हौले से सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गया। अगला दृश्य। शाम को जगमोहन ने नसीमा से बात की। अभी कोई प्रोग्राम बना या नहीं? जगमोहन ने पूछा। नसीमा ने शांत स्वर में कहा, परसों का तय हो गया है। परसों? जगमोहन का खुशी से भरा स्वर नसीमा के कानों में पड़ा। हाँ। पक्का है ना? अभी तक तो पक्का ही है। कल शाम को फोन करना, प्रोग्राम बदला तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन युवराज पाटिल का प्लान क्या है? कैसे करेगा वो ये सब? किस रास्ते से वो माल लेकर जाएगा और अंतिम ठोर ठिकाना कहाँ है? ये तो मैं अभी तक नहीं जानती कि युवराज पाटिल की वो गुप्त जगह कहाँ पर है। कल दिन में युवराज पाटिल से इस बारे में बात होगी।
सारी जानकारी तुम लोगों को कल शाम को दे दूंगी। ठीक है, मैं कल फोन करता हूँ। परसों के लिए तैयारी भी शुरू कर देता हूँ। प्रोग्राम पक्का है ना? नसीमा के होठों पर मुस्कान उभर आई। मेरे ख्याल से तो पक्का ही है। अगला दृश्य। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की दौड़ जोरों पर थी। चमकती स्ट्रीट लाइटें, दौड़ते वाहनों की कतारें और दूर तक रोशनी मारती लाइटें। हॉर्न पर हॉर्न, सबको कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी हो जैसे। सड़क के कुछ फासले पर ही कहीं कहीं दौड़ती लोकल ट्रेनों की खड़खड़ाहट। सब कुछ जैसे मशीनी अंदाज में होता लग रहा था। नसीमा ने कार को मुंबई सेंट्रल के कार पार्किंग में रोका और उतरकर स्टेशन की तरफ बढ़ गई। वो कमीज सलवार पहने हुए थे। दुपट्टा सिर पर ले रखा था, जो कि माथे तक आ रहा था। एक बारगी सीधी सादी महिला लग रही थी। उसे पहचान पाना आसान नहीं था कि वो नसीमा ही थी। कानों की तरफ से भी कानों की तरफ से बाल भी गालों पर कुछ आ रहे थे। एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वो मुड़ी और वेटिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। ट्रेनों की गड़गड़, यात्रियों और कुलियों का शोर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई व्यस्त, परेशान, उलझा सा नजर आ रहा था। वेटिंग हॉल में प्रवेश करके नसीमा पल भर के लिए ठिठकी। वहां कुर्सियों और बेंचों पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। पास ही सामानों को रखा हुआ था। बहुत कम जगह खाली थी। नसीमा की निगाह दीवार के साथ सटा रखी कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर जा अटकी। उसकी सामान्य से कुछ ज्यादा ही लंबी और मोटी मूछें थी। आंखों पर चश्मा था। ठोड़ी पर काला मस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। उसके बगल वाली कुर्सी खाली थी और उस पर अखबार रखा था। नसीमा कुर्सियों की कतारों से निकलती, टांगों से बचती, नीचे पड़े सामानों से बचती आगे बढ़ने लगी। कोई कुर्सी पर बैठा नींद में था, तो कोई अपनी ट्रेन के आने के इंतजार में बार बार पहलू बदले जा रहा था, तो कोई बगल वाले के साथ बातों में लगा हुआ था। नसीमा उस मूंछों वाले व्यक्ति के पास पहुंचकर ठिठकी और बगल की कुर्सी पर पड़ी अखबार को उठाकर कुर्सी पर जा बैठी। फिर अखबार को इस तरह खोल लिया जैसे पढ़ रही हो। देर कर दी पहुंचने में? मूंछों वाला व्यक्ति कह उठा। और कोई ना होकर वो ठाकुर ही था। ज्यादा देर नहीं हुई। अखबार पर निगाहें टिकाए नसीमा बोली, बात क्या है? इस तरह मुलाकात क्यों तय की? पाटिल ने तुम्हारी मौत का फरमान जारी कर दिया है। ये शब्द सुनते ही नसीमा एकाएक खामोश हो गई। नजरें अखबार पर थी। होंठ कुछ भिज से गए थे। दूर से देखने पर कोई महसूस नहीं कर सकता था कि वो दोनों बात कर रहे हैं। कब हुआ ये सब? नसीमा के होंठ हिले। आज दिन में। कौन मारेगा मुझे? मैं या वजीर शाह? तब जब देवराज चौहान वैन को लूट रहा होगा। मेरी गलती क्या है? नसीमा के होंठ हिले। ये कि तुमने देवराज चौहान को पाटिल की दौलत कहीं ले जाने की बात बता दी। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि पाटिल को मेरी जान लेने की जरूरत महसूस हो। मेरा और वजीर शाह का भी यही ख्याल है। लेकिन हमें युवराज पाटिल की बात माननी है। तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी। ऐसे में तुम्हें सतर्क करना जरूरी समझा। खुद ही तय कर लेना कि उस वक्त कैसे बचना है। पाटिल की योजना क्या है देवराज चौहान को लेकर? 3 वैन रवाना होंगी। आगे वाली वैन खाली होगी। बीच की वैन के बारे में तुम्हें बताया जाएगा कि उसमें 50 करोड़ रुपया है, जबकि उसमें कुछ भी नहीं होगा। पाटिल के मुताबिक देवराज चौहान को तुम ये कहोगी कि बीच वाली वैन में पाटिल की दौलत है। मतलब कि दौलत पीछे वाली वैन में होगी? हाँ, लेकिन उसमें भी पाटिल पूरी दौलत नहीं ले जा रहा। हीरे जवाहरातों को ही भेज रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि देवराज चौहान सोच भी नहीं सकेगा कि पीछे वाली वैन में माल होगा। मैं ना बताता तो तुम भी नहीं सोच सकती कि पाटिल ऐसा कर रहा है। पाटिल अपना माल कहाँ पहुंचा रहा है? बताया नहीं। सतर्कता से काम ले रहा है। नसीमा अखबार पर निगाहें टिकाए सोचों में डूब गई। उनके बीच खामोशी रही। पाटिल को मेरी जान लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था ठाकुर।
उसने गलत फैसला लिया है, तभी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर सारी खबर दे दी। बिना वजह तुम्हारी जान जाए, ये मुझे पसंद नहीं। ठाकुर का धीमा स्वर बड़बड़ाहट से भरा था। मैंने पाटिल के लिए बड़े बड़े खतरे मोल लिए हैं, उसने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा। ठाकुर कुछ नहीं बोला। तुमने ये सब मुझे बताकर खतरा मोल लिया है। युवराज पाटिल को हमारी इस मुलाकात की हवा लग गई तो हम बहुत सावधानी से मिले हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर। मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी कि तुमने पहले ही मुझे सब कुछ बताकर मेरी जान बचाई, वरना मैं धोखे में मारी जाती। अब हम इकट्ठे तो काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगी। वजीर शाह को खबर नहीं है कि मैं तुमसे मिला हूं, ठाकुर बोला। यूं समझो ठाकुर कि हम मिले ही नहीं, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। परसों खुद को बचा लेना। पाटिल इस बात का ऑर्डर दे चुका है कि मैं या वजीर शाह तुम्हें शूट कर दें। पाटिल के सामने ये बहाना भी नहीं बनाया जा सकेगा कि निशाना चूक गया। मैं समझ रही हूं तुम्हारी बात। तुम दोनों अपने निशाने को चूकने मत देना। कहते हुए नसीमा के स्वर में सख्ती आ गई। मैं खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ठीक है, अब मैं चलूंगी, तुम बाद में उठना। कहने के साथ ही नसीमा ने दोनों हाथों में थाम रखा अखबार फोल्ड किया और उठ खड़ी हुई। फिर अखबार को कुर्सी पर रखने के पश्चात सहज ढंग से वेटिंग हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चलिए दोस्तों, कहानी को आज हम यहीं रोकते हैं। बहुत जबरदस्त कहानी हो गई। कैसा है ना, जरा सा अविश्वास और सारी की सारी कहानी डोल जाती है। अच्छी खासी टीम जो है वो बिखर गई। इसीलिए लोगों में भरोसा होना बहुत जरूरी है। खैर, चलिए, अब हम मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए प्रभु से प्रार्थना है, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।